हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। आज मैं लेकर के आई हूँ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर परीक्षा 2017 का सॉल्व पेपर्स। ये सॉल्व पेपर्स है और इसमें आपको क्या हो जाएगा कि आंसर भी मिल जाएंगे, आंसर का एक्सप्लेनेशन भी आपको इस क्वेश्चन के मिल जाने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर परीक्षा 2017 का। और ये आपको इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था 2017 में, तो इस तरीके से आपको आगे भी आपकी तैयारी उस प्रकार से बनी रहेगी और ये आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो क्योंकि आंसर एक्सप्लेनेशन सब कुछ है, अगर आप इसको पीडीएफ की तरीके से खुद से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, उसके बाद अगर आप आंसर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। मैं वीडियो के बाद उस पर शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, उस पर आप जाकर के पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, पूरे टोटल इसमें 120 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे गए थे 2017 में, 14 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे और आपके कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जितने क्वेश्चन है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन सारे से क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से पूछा गया था, ठीक है। तो आइए आप देखते रहिए क्वेश्चन, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्ट ए में सबसे पहले 20 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया है, तो आइए हम इसको करते हैं खुद से, उसके बाद आंसर देखिएगा। इस आंसर को आप बाद में देखिएगा, पहले क्वेश्चन को देख के आप समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन दिस सेंटेंस। कौन सा फ्रेजल वर्ब हम यूज़ करेंगे इस ब्लैंक स्पेस में, ठीक है। इस रिक्त स्थान में हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे, हैपेंड की जगह पे। हैपेंड की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेंटेंस पहले पढ़ लीजिए। नो वन नोज हाउ इट ऑल, यानी कोई नहीं जानता है कि इट ऑल हैपेंड। नो वन नोज हाउ इट ऑल हैपेंड, कोई नहीं जानता कि ये सब कैसे घटित हुआ। तो यहाँ पे ये सब कैसे घटित हुआ, इसकी जगह पे जो हैपेंड यूज़ किया गया है, इसकी जगह पे आप कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, वो आपको स्टार ऑप्शन में दिख रहा है। तो जो सुटेबल फ्रेजल वर्ब होगा वो यहाँ पे आप हैपेंड की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बी, यानी केम अबाउट होगा। नो वन नोज हाउ इट ऑल केम अबाउट, हैपेंड की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, केम अबाउट का, ये इसका राइट आंसर होगा। जो दिए कि यहाँ पे आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, और ये आंसर आप देख रहे हैं कि आंसर बी दिया हुआ है। दिए गए वाक्य में जो रिक्त स्थान है उस पर विकल्प बी जो फ्रेजल वर्ब है केम अबाउट, वो टू हैपन की जगह होगा, यानी घटित होने का प्रयोग शुद्ध है। टू हैपन की जगह पे केम अबाउट जो वर्ड है, ये घटित होने का प्रयोग, ये जो है ये शुद्ध प्रयोग किया हुआ वर्ड्स है, ठीक है। तो यानी इसका राइट आंसर होगा केम अबाउट। आइए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कह रहा है कि फ्रेजल वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे ब्लैंक स्पेस की जगह पे, फिनिश के स्थान पर किस मुहावरे क्रिया यानी फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस क्या है, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग, यानी मैं कल सुबह जाने से पहले मुझे इस काम को समाप्त करना है। अब समाप्त करना जिसके लिए फिनिश दिया गया है, इसके लिए हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम क्लियर अप का यूज़ कर सकते हैं। आई हैव टू क्लियर अप दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग, यानी कल सुबह जाने से पहले मुझे इस काम को समाप्त करना है। आई हैव टू क्लियर अप दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं आंसर में भी ये दिया हुआ है, जो फ्रेजल वर्ब है उसमें क्लियर अप फिनिश की जगह पे समाप्त होने का प्रयोग शुद्ध है, ये शुद्ध वाक्य बनेगा क्लियर अप। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपोजिशन, क्या बोल रहा है, प्रिपोजिशन में बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस। जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे हम कौन से प्रिपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, तो आइए उसके लिए हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा प्रिपोजिशन यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। ही लिव्ड अ हैंड ब्लैंक, ही लिव्ड अ हैंड ब्लैंक माउथ एक्सटेंस सर्वाइविंग ऑन जस्ट फ्यू रुपीज़ अ वीक। तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा हैंड के बाद वो टू प्रिपोजिशन का प्रयोग होगा, यानी ही लिव्ड अ हैंड टू माउथ एक्सटेंस सर्वाइविंग ऑन जस्ट फ्यू रुपीज़ अ वीक। टू प्रिपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा। हैंड टू माउथ मुहावरा जो है इसका अर्थ होता है हैविंग ओनली जस्ट इनफ मनी टू लीव, तो यानी ऑप्शन बी टू प्रिपोजिशन इसका शुद्ध वाक्य बनेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इस वाक्य को इस शुद्ध बनाने के लिए जो ये कैपिटल लेटर में दिया गया है, इसकी जगह पे हम ऐसा कौन सा सेंटेंस लिख दें जिससे कि ये वाक्य शुद्ध बन जाएगा। यानी क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क के स्थान पे हम कौन सा ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिससे ये वर्ड जो पूरा बन रहा है सेंटेंस, वो शुद्ध वाक्य बन जाएगा। देयर इज नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क सिंस द मैटर इज ओवर। इसके स्थान पे हम जो कैपिटल लेटर लिखा है इसकी जगह पे लिखा जाएगा नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट, जिससे कि ये सेंटेंस शुद्ध हो जाएगा। क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है टू एक्सप्रेस
रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड और कैन नॉट बी चेंज। तो यानी नो यूज़ ऑफ वरिंग अबाउट लिखेंगे तो ये जो सेंटेंस है वो शुद्ध वाक्य बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वो किया गया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा जिससे कि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें वही चीज़ करनी है जो कैपिटल लेटर दिया गया है ह्यूमन सर्विस, उसके स्थान पे कौन सा सेंटेंस लिखिए जिसके ये वाक्य जो है ये शुद्ध बन जाएगा। तो ये आंसर आप सी देख रहे हैं, इसका मतलब एन एक्सीलेंट वर्क हम प्रयोग करेंगे। तो सर्वाइंग द सफर्स इज ट्रू, ह्यूमन्स सर्विसेज के स्थान पे एन एक्सीलेंट वर्क लिखेंगे तो ये सेंटेंस जो हो जाएगा वो शुद्ध बन जाएगा। तो आइए एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं नीचे। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट सर्विस आर गुड, यूजफुल और वर्क मैन लाइक सर्विस। तो यहाँ पे जो आंसर हो सकता है, जो उसको शुद्ध आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन सर्विस के स्थान पे एन एक्सीलेंट वर्क। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इस फ्रेज के लिए कौन सा एक वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस है दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, यानी जिसे बलपूर्वक प्राप्त ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी इम्प्रेग्नेबल, यानी अजेय। अजेय अभेद का यूज शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दिया है। जिसे बलपूर्वक प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है इम्प्रेग्नेबल यानी अजेय। अजेय अभेद का प्रयोग शुद्ध है। अन्य विकल्प है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल आपने देखा ऊपर बाकी जो ऑप्शन है वो दिया है इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल, इम्प्लिकेबल। इसका मतलब इम्पॉसिबल मतलब असंभव होता है, इम्प्रॉबेबल मतलब होता है असंभाव्य, इम्प्लिकेबल मतलब होता है त्रुटिहीन। तो ये सारे जो है ये इसके लिए शुद्ध नहीं होगा, बल्कि आपका इम्प्रॉग्नेबल जो है इम्प्रेग्नेबल वो इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वेश्चन टैग करनी है। क्वेश्चन टैग का तो पहली बात आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन टैग में पहली बात मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर्मेट होता है अफर्मेटिव माइनस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव में नेगेटिव माइनस एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं। पहली बात कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कि अगर आपके पास जो सेंटेंस है वो सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होना चाहिए, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग आप पॉजिटिव में बनाएंगे। तो इससे पहले तो आपको मालूम चल गया कि ये जो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, यानी ये ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव में है, बचा बी और सी। अब ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी यहाँ पे आप वोंट यू का प्रयोग करेंगे। टेक अ सीट वोंट यू, नॉट कैन नॉट कांट यू, तो यहाँ पे आप वोंट यू का प्रयोग करेंगे। टेक अ सीट वोंट यू। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन टैग बनाने का। तो ये आप जैसे कि मैंने आपको बताया ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन टैग में मेन वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, और यदि वाक्य सकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक होता है, और यदि वाक्य नकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग सकारात्मक होता है। तो टेक अ सीट अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग वोंट यू का प्रयोग होगा। टेक अ सीट वोंट यू। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्वेश्चन टैग ही करनी है। सेंटेंस आप देख सकते हैं। पहली बात सेंटेंस देख के आपको पता चल जाएगा कि आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करने वाले हैं इसमें। तो पहले ही इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर लीजिए कि आपको जहाँ पे नॉट नहीं दिख रहा होगा वहाँ पे इसको आप हटा लीजिए पहले ही, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे आप। तो पहले तो एलिमिनेशन मेथड आप यहीं से यूज़ करके दोनों को हटा लिए। उसके बाद आप देखिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस में है कि एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। आप जिस क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे पहली बात की वो नेगेटिव होगा, दूसरी बात की कैन एक्सिलरी वर्ब है तो कैन का प्रयोग करेंगे लेकिन नेगेटिव के साथ में, यानी आपको पता चल गया होगा ऑप्शन सी कैन नॉट दे। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स कांट दे, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो ये आप व्याख्या देख लीजिए, आपको इसे समझ में आ जाएगा। कैन एक्सिलरी वर्ब से बना हुआ है तो नियम के अनुसार जो क्वेश्चन टैग कांट या फिर कैन नॉट जो है वो इसका शुद्ध वाक्य होगा। क्वेश्चन टैग बहुत ही ईजी होता है करना, बस इसको थोड़ा सा इसका फॉर्मेट समझने की बस जरूरत होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस। अब हमें यहाँ पे जो सूटेड दिया है उसकी जगह पे कौन सा सुटेबल वर्ड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस स्पेस की जगह पे, ताकि ये सेंटेंस जो है वो शुद्ध वाक्य बन जाए। ठीक है, सेंटेंस क्या कह रहा है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सीम्स टू बी एन आर्टिस्ट। तो यहाँ पे जिस वर्ड का हम प्रयोग करेंगे जिससे कि ये वाक्य शुद्ध बन जाएगा वो वर्ड होगा कट आउट। ठीक है, कट आउट। कट आउट से हो जाएगा मतलब किसी काम के लिए उपयुक्त होना, इसका यूज़ करेंगे तो ये जो सेंटेंस है वो शुद्ध बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज़ फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सीम्स कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें वही चीज़ करनी है। ब्लैंक स्पेस की जगह पे इसको शुद्ध बनाने के लिए अपीयर्ड के स्थान पे हम क्या लिखेंगे। तो पहले तो आप सेंटेंस पढ़ लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। वी वेयर हैप्पी इन द बिगनिंग बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव, अपीयर्ड के स्थान पे क्रॉप्ड अप हो जाएगा। अगर क्रॉप्ड अप लिखेंगे तो ये सेंटेंस जो है वो शुद्ध बन जाता है। टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक प्रकट होना, अचानक प्रकट होने के लिए हम क्रॉप्ड अप का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य जो है वो शुद्ध बन जाएगा। तो वाक्य क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा वी वेयर हैप्पी इन द बिगनिंग बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव क्रॉप्ड अप। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं 11। 11वें क्वेश्चन में हमें एनोनिम्स बतानी है, यानी विलोम शब्द बताना है। किसका विलोम शब्द बताएंगे, जो कि कैपिटल वर्ड में लिखा हो, कैपिटल लेटर में जो लिखा है उसका हमें विलोम शब्द बतानी है, एनोनिम्स बतानी है। तो क्वियर, क्वियर मतलब होता है विचित्र। विचित्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। विशिष्ट के लिए सबसे सुटेबल वर्ड कौन सा है, कस्टमरी। कस्टमरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कस्टमरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा उससे सारे एक्सप्लेनेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो सेंटेंस ये दिया हुआ है, इस सेंटेंस से बतानी है कि इस सेंटेंस की किस पार्ट में एरर है, किस फ्रेज में एरर है। तो इसके लिए पहले पूरा सेंटेंस आप पढ़ लीजिए। सेंटेंस है, एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर ईजिली डम्प्ड। यहाँ पे हमें जो द इग्नोरेंट दिया गया है, द इग्नोरेंट जो है, दैट द इग्नोरेंट ये गलत है। यहाँ पे हमें दैट द इग्नोरेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि द जो है, द का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। द के प्रयोग की वजह से ये सेंटेंस जो है वो एरर हो गया है, त्रुटि हो गया है, इसमें अशुद्ध वाक्य ये बन गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट द इग्नोरेंट जो है वो यहाँ पे एरर है। सामान्य अर्थों में पदार्थ संख्या और अमूर्त संख्या से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें एरर ही बतानी है, इस सेंटेंस की किस पार्ट में एरर है। तो पहले हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यूज। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस देखें तो जो दी ब्रॉट हिम फॉरवर्ड है, ये सेंटेंस जो है ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे यूज़ होना चाहिए आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड, यूज़ नहीं होना चाहिए। ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब होता है टू वर्ड मूव समथिंग टू एन अर्लियर डेट और टाइम होता है, जो कि अभी इस सेंटेंस में सही नहीं होगा। तो क्या सही होगा यहाँ पे, जिससे कि ये वाक्य शुद्ध बने, तो आई ब्रॉट हिम की जगह पे यूज होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रिंग अराउंड टू परस्यूट समबॉडी टू एग्री टू समथिंग। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे आफ्टर लॉट ऑफ आर्गुमेंट आई ब्रॉट हिम राउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यूज, तो ये आपका राइट सेंटेंस जो है वो शुद्ध बन जाएगा। यानी काफ़ी तर्क वितर्क के बाद मैंने उसे अपने अनुसार राजी कर लिया है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें वही चीज़ करनी है, एरर बतानी है इस सेंटेंस में। तो अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो गेट ऑफ फ्रॉम हिम जो है यहाँ पे एरर है, इस पार्ट में एरर है। तो यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, हमें गेट ऑफ की जगह पे क्या यूज़ होना चाहिए। गेट ऑफ जो है इसका मतलब होता है कम से अधिक अवकाश मिलना, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। यहाँ पे ये अगर रहता गेट रीड ऑफ तो ये सेंटेंस जो है वो सही होता। सेंटेंस क्या बनता तब, डोंट आस्क हिम ही इज बिकॉज इफ स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट रीड ऑफ फ्रॉम हिम। यानी मत पूछिए वो कैसा है, क्योंकि यदि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में बताने लगेगा तो तुम उससे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो सेंटेंस है उसके लिए एक सुटेबल वर्ड बतानी है। सेंटेंस क्या है, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर कैरिड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर नॉट वर्क। तो इसके लिए जो सेंटेंस वर्ड बनेगा वो सुटेबल वर्ड है क्रीच। क्रीच मतलब होता है शिशु सदन। तो इस सेंटेंस के लिए जो वर्ड प्रयोग होगा वो होगा शिशु सदन, जो सब्स्टिट्यूट है वो क्रीच हो जाएगा, ठीक है। ये व्याख्या आपको नीचे दिया गया है, इसको आप पॉज करके देख लीजिए या फिर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें सिनोनिम्स करनी है। सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची बतानी है। ये जो कैपिटल लेटर में दिया गया है इसका पर्यायवाची बताना है। क्या लिखा है, फंडामेंटल। फंडामेंटल का पर्यायवाची, फंडामेंटल मतलब होता है मौलिक। मौलिक का पर्यायवाची यानी मिलता जुलता शब्द आपको कौन सा समझ में आ रहा है। ऑप्शन बी, इसेंशियल। इसेंशियल मतलब मूलभूत होता है, मौलिक होता है, तो इसेंशियल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमें सिनोनिम्स बतानी है। इसका सिनोनिम्स ये जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हैकनीड। हैकनीड मतलब होता है घिसा पिटा। तो इसके लिए घिसा पिटा के लिए आपको मिलता जुलता शब्द कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, क्लिस्ट। क्लिस्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इसमें भी हमें सिनोनिम्स बतानी है। इमैक्युलेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निर्मल, शुद्ध, निष्कलंक। इसके लिए आपको मिलता जुलता शब्द कौन समझ में आ रहा है, स्पॉटलेट्स। स्पॉटलेट्स मतलब होता है एकदम निर्मल, शुद्ध, बिना कलंक का, इसका मतलब होता है स्पॉटलेस। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एनोनिम्स करनी है। एनोनिम्स बताना है किसका, एनमाइटी का। एनमाइटी मतलब शत्रुता होता है। अब शत्रुता का उल्टा क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। मित्रता के लिए हो जाएगा एमआईटी। एनमाइटी का एमआईटी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें विलोम शब्द बतानी है किसका, रिलुक्लेंट का। इसका मतलब होता है अनिच्छुक। रिलुक्लेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, असंतुष्ट। अब इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इच्छुक या उत्सुक। इच्छुक या उत्सुक का इंग्लिश होता है ईगर। ईगर मतलब होता है उत्सुक या फिर इच्छुक। इंग्लिश के बाद आते हैं हम पार्ट बी, भाग बी में। तो इस भाग बी में आपको कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग और बाकी की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। पेपर आगे आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक करिएगा, और भी जो लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसको शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 21 है, CD रोम क्या है। CD रोम जो है वो एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। CD रोम एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसकी संग्रह क्षमता 640 मेगावाट होती है। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। वेब किसके लिए प्रयुक्त होता है। वेब जो है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल।
वेब का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वेब शब्द जो है उसके लिए प्रयुक्त होता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के लिए प्रयुक्त होता है। वेब एक संचालक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मोबाइल वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से वायरलेस डेटा एक्सेस के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। ब्लूटूथ तकनीक प्रबंध करती है, किसका प्रबंध करती है? छोटी दूरियों पर रखे हुए विभिन्न यंत्रों या उपकरणों के बीच बेतार्क संपर्क का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखने के लिए आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं या फिर इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर मूल कार्य नहीं है? कौन कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? कंप्यूटर का मूल कार्य टेक्स्ट स्कैन करना नहीं है। टेक्स्ट स्कैन करना कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं होता, इसके लिए स्कैनर डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर के क्या क्या वर्क होते हैं? इनपुट करना होता है, डेटा प्रोसेस करना होता है, डेटा स्टोर करना होता है और आउटपुट लेना होता है, आउटपुट देना होता है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। क्वेश्चन 25 में कह रहा है कि कौन सा एक हार्डवेयर है, इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है, ठीक है, बाकी सारे हार्डवेयर नहीं है। कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि सीपीयू का एक भाग है, जबकि सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट होता है, प्रिंटर होता है, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे जो हैं ये सॉफ्टवेयर में आते हैं। हार्डवेयर में सिर्फ कंट्रोल यूनिट आता है। तो ये 5 कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। अब आपको 14 क्वेश्चन मैथ्स के मिलने वाले हैं जो कि 2017 में पूछे गए थे। दो वाहन जिनके बीच की दूरी दी हुई है 100 किलोमीटर, एक दूसरे की ओर एक सीधी रेखा में दौड़ रही है, उन्हें एक दूसरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? टाइम पूछ रहा है। यदि वे क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रहे हैं, तो पहले तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी, यानी 45 प्लस 80 आप ऐड करेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसका समय निकालने के लिए आपको डिस्टेंस प्लस कितना 100/125 है, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100/125 और समय पूछ रहा है यानी इंटू 60 कर देंगे, तो इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो चीज़ें मैं हमेशा क्वेश्चन आप खुद से इसको पॉज करके मैथ्स के क्वेश्चन देखते रहिए, क्योंकि अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन मैं बताने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप खुद से इसको पॉज करके सॉल्व करते रहिए और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसको करेंगे तो 48 मिनट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसको पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ गया है, इसके अतिरिक्त दाम में हुई वृद्धि पर 5% कर लगता है। यदि ग्राहक के लिए वस्तु का लागत रुपये 1331 है तो दाम में वृद्धि से पहले वस्तु का दाम क्या था, ठीक है। इसको आप पॉज करके सॉल्व करिए, आंसर आएगा 1100 रुपये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्रिकेट बैट में, ये डिस्काउंट के क्वेश्चन है, 20% डिस्काउंट पर खरीदा बैट, एक क्रिकेट बैट 20% के डिस्काउंट पर खरीदा। यदि बैट का विक्रय मूल्य 1000 रुपये है तो बैट का प्रारंभिक मूल्य क्या था? इसको सॉल्व करिए खुद से, आंसर आपका आएगा 1250 रुपये, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन देखने से आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे इतना लंबा चौड़ा मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा इतना लंबा चौड़ा मेथड यूज़ करने में। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? चाय उत्पादक स्थान या तो असम में है या बंगाल में है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें से कौन सा डायग्राम जो है वो सही होगा। तो चाय का उत्पादन स्थान, तो पहले तो आप चाय का उत्पादन स्थान बनाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि या तो असम में है उत्पादन स्थान या तो बंगाल में है। ये नहीं बोल रहा है कि बंगाल में ज़्यादा है या फिर असम में ज़्यादा है, तो या तो दोनों के लिए बोल रहा है, यानी चीज़ें पता नहीं है तो यानी दोनों ही बराबर होगा। असम में है चाय का उत्पादन स्थान या तो बंगाल में है, तो इस तरह का डायग्राम जो बनेगा वो सही होगा। यानी ऑप्शन डी अगर आप देखिए, ये वाला डायग्राम बोल रहा है चाय का उत्पादन स्थान या तो असम में है या तो बंगाल में है। एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि इधर ज़्यादा है इधर ज़्यादा है, दोनों ही सेम बोल रहा है, तो यानी ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैथ्स का है, खुद से सॉल्व करिएगा। मान लीजिए कि यदि x को 61 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। x⁷ को 61 से अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा आपको बताना है और आपका आंसर 6 आना चाहिए। अगर 6 आ रहा है तो आपका सही आंसर है। पॉज करके सॉल्व करिए या फिर पीडीएफ ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, इसको करिए खुद से सॉल्व। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक घनीय बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली ऐसी गोलाकार गेंदों की अधिकतम संख्या क्या होगी जहां प्रत्येक गेंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। हर एक बॉक्स में 10 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, तो लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसका डायमेंशन आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन, किसी शहरी में 80% आबादी है, किसी शहर में 80% आबादी चावल खाती है और चावल खाने वालों में से 90% मांसाहारी हैं। चावल खाने वाले शाकाहारी आबादी की प्रतिशत आपको बतानी है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पहले तो बोल रहा है कि 80% चावल खाने वाली आबादी है,
सॉल्यूशन आप देख सकते हैं 80% यदि चावल खाने की आबादी है, 100% आबादी है 100 लोगों की, और 80% लोग चावल खाते हैं यानी 80/100, इसको सॉल्व करेंगे यानी चावल खाने वालों की संख्या 80 आ गई। अब बोल रहा है कि चावल खाने वालों में से मांसाहारी खाने वालों की संख्या कितनी होगी। तो चावल 80 है, मांसाहारी 90% है यानी 80 इंटू 90/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 72 आएगा। तो यानी चावल खाने वाली शाकाहारी आबादी 80 है और मांसाहारी 72 है, तो इन दोनों में से निकालेंगे तो 8% आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, पूछ रहा है कि चावल खाने वाले शाकाहारी आबादी बताइए, तो चावल खाने वाले शाकाहारी आबादी 8% होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को पॉज करके इसको पढ़ के खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 34 है ये, इसको देख लीजिए आप। बोल रहा है कि कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल की कीमत 10 रुपये है। 10 खाली बोतलों को लौटा करके भी कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खरीदी जा सकती है। एक व्यक्ति के पास 1000 रुपये, 19 खाली बोतलें हैं। मान लीजिए कि यदि वो व्यक्ति किसी भी संख्या में उन बोतलों का उपभोग कर सकता है जिन्हें उसने खरीदना हो, तो शेष रह जाने वाली खाली बोतलों की वो संख्या क्या होगी जो उस व्यक्ति द्वारा अधिक से अधिक बोतलें खरीदने और उनका उपभोग करने के बाद उसके पास बची रहेगी। इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। आंसर आना चाहिए 2 इसका राइट आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 35। यदि एक नए गोलाकार डिब्बे की त्रिज्या पुराने गोलाकार डिब्बे की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो नए डिब्बे के आयतन और पुराने डिब्बे के आयतन का अनुपात कितना होगा। आंसर आपका 8:1 आनी चाहिए, ठीक है, तब आपका ये आंसर राइट होगा। तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगी और खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। एक डिब्बे में 300 लीटर हाइड्रोजन गैस भरी गई है। प्रथम दिन इनमें से 100 लीटर हाइड्रोजन गैस की हानि हो जाती है और प्रत्येक दिन इसमें से पूर्ववर्ती दिन खोए गए आयतन के 1/3 आयतन का नुकसान हो जाता है। तो इस स्थिति में डब्बा 3 दिन में सारी हाइड्रोजन गैस खो देगा, या फिर डब्बा 10 दिन में सारी हाइड्रोजन गैस खो देगा, या डब्बा 10 दिन में 150 लीटर हाइड्रोजन गैस खो देगा, या फिर डिब्बे में 100वें दिन कम से कम 150 लीटर हाइड्रोजन गैस बचेगी। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। खुद से सॉल्व करिए, इसको देख के पढ़ के। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 37 है। सबसे छोटी उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग समाहित है। ठीक है, ये डायग्राम है, इसको आप देख लीजिए, इसको खुद से सॉल्व करिए और राइट आंसर बताइए कि क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दिए गए रेखा चित्र पर विचार कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रेखा चित्र है, ये आपका वस्तु दिया गया है, ठीक है, और ये बीच में दर्पण है। तो आपको बतानी है कि जो ये वस्तु है, ये दर्पण आप देख सकते हैं और ये समतल है। तो इस दर्पण में आपको बतानी है कि वस्तु किस प्रकार से, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। तो हमेशा उल्टा बनता है, दर्पण में जो चीज़ें देख रहे हैं वो अपोजिट दिखाता है, प्रतिबिंब जो है वो थोड़ी अपोजिट बनती है। तो यानी ऑप्शन ए, अगर दर्पण आपका जो वस्तु है वो इस तरीके से रखा गया है, तो अगर आप शीशे में इस चीज़ को देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक साथ मिलकर के एक कारोबार चलाते हैं जिसमें उनका हिस्सा क्रमशः 17%, 37% और 46% है। कारोबार में कमाया गया कोई भी लाभ उनके हिस्सों के अनुपात के अनुसार बांटा जाता है। यदि दिए गए किसी भी दिनांक को बी और ए के लाभों का अंतर ₹1000 है, तो उस दिन सी का लाभ कितना होगा वो आपको बतानी है। सॉल्व करिए, आंसर आपका आना चाहिए ₹2300। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो ये चीज़ यहाँ पे पॉज करिए, देख लीजिए, या फिर आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। एक वृत्त की परिधि 2 पाई सेंटीमीटर है। वृत्त के अंदर अंकित इंस्क्राइब्ड वर्ग का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। तो आपका जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिए, खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दी गई सूचना में बीमा राशि की गणना कीजिए। बीमा राशि की गणना करनी है आपको। इस सूचना के आधार पर आग लगने का दिनांक है 1 मार्च 2016। दिनांक 1 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016 तक कुल बिक्री रुपए 88 लाख है। 88 लाख है, ठीक है। सहमत जीपी अनुपात 20%। कारोबार राशि में 10% की वृद्धि के लिए उपलब्ध विशेष परिस्थिति शर्त क्या है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19,36,000 रुपये, ठीक है, 19,36,000 रुपये। ये आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या। बीमा राशि कितनी दी हुई थी, 88 लाख दी हुई थी। 88 लाख में से कह रहा था, क्वेश्चन देखिए, 88 लाख है बिक्री, दिनांक 1 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016 तक कुल बिक्री है 88 लाख और सहमत जीपी अनुपात है 20%। सहमत जीपी अनुपात कितना है, 20% है। तो 88 लाख इंटू 20% यानी इंटू 20/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 1,76,000 आएगा। अब 1,76,000 में कह रहा है कि कारोबार राशि में 10% की वृद्धि के लिए उपलब्ध विशेष शर्त है, 10% वृद्धि के लिए।
तो बीमा राशि निकल आई 1,76,000। अब बोला 10% की वृद्धि होगी बीमा राशि में, तो 1,76,000 में 10% की वृद्धि होगी किसमें, बीमा राशि जो निकली है, तो 1,76,000 में तो हो जाएगा 17, इसको सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ये 17 लाख प्लस 1,76,000, इसको करेंगे तो इतना आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 42, आय और व्यय लेखा क्या होता है। आय और व्यय लेखा क्या होता है, आय व्यय लेखा होता है, आय और व्यय लेखा, आय व्यय लेखा होता है। आय और व्यय लेखा एक प्रकार का आय व्यय लेखा होता है। आय व्यय लेखा लाभ हानि और खर्च को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, वसीयतें साधारणतया क्या है, पंजीकृत होती है। वसीयतें पंजीकृत होती है और तुलन पत्र में ली जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। वसीयतें सामान्यतः एक प्रकार की पंजीकृत संपत्ति होती है और तुलन पत्र में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, प्रेषण यानी भेजे हुए माल पर असामान्य हानि किस लेखे में क्रेडिट की जाती है। प्रेषण लेखा में क्रेडिट की जाती है। प्रेषण पर भेजे गए माल की दशा में लाभ हानि प्रेषण खाते द्वारा निकाला जाता है, इसलिए असामान्य हानि प्रेषण पर भेजे गए माल की दशा में प्रेषण खाता दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं, जब संयुक्त उद्यम के लिए वस्तुएं खरीदी जाती हैं तब राशि किस लेखे में नामे की जाती है। किस लेखे में नामे की जाती है, संयुक्त उद्यम लेखा में। जब संयुक्त उद्यम की वस्तुएं खरीदी जाती हैं तब राशि संयुक्त उद्यम लेखे में नामे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। 46 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। सूचना है, सकल लाभ की दर माइनस बेची गई वस्तुओं की लागत पर 25% की बिक्री रुपए 20 लाख है, तो सकल लाभ की राशि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो यहाँ पे आपको इसकी सकल लाभ की गणना करनी होगी। उसके लिए आप यहाँ पे आइए तो आपको गणना समझ में आ जाएगी। बिक्री कितना दिया है, 20 लाख दिया है, लागत 25% कह रहा है, 125%, तो यानी लागत जो हो जाएगा वो 20 लाख इंटू 100/125, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सकल लागत होता है विक्रय माइनस लागत। अब विक्रय में से माइनस लागत करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 लाख। ठीक है, ये गणना वाला क्वेश्चन जरूर से आप प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं, ऋण प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा क्या है, आय व्यय लेखा है। ऋण प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा आय व्यय लेखा होता है। ऋण प्रणाली के अंतर्गत खाता लेखा, आय लेखा, लेखा प्रकृति का होता है। लाभ हानि प्रदर्शित करने वाले सभी खाते आय व्यय लेखा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं, विद्युत शक्ति की लागत विभिन्न विभागों में किसके अनुसार प्रभाजित की जानी चाहिए। हॉर्स पावर का यंत्र घंटों से गुणन। विभागीय खाते को बनाते समय कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सभी विभागों के लिए एक साथ किया जाता है। ऐसे खर्चों को किसी न किसी आधार पर विभाजित किया जाता है। इसका बंटवारा हॉर्स पावर एक्स घंटों के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं। किस अनुसूची के अंतर्गत, अनुसूची 3 के अंतर्गत। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं, साझेदारी करार में कोई भी प्रावधान न होने की स्थिति में साझेदारों द्वारा लाभ और हानि बांटी जाती है। किसमें, बराबर बराबर बांटी जाती है। साझेदारी करार में कोई प्रावधान न होने की स्थिति में साझेदारों द्वारा लाभ और हानि बराबर बराबर बांटी जाती है। ऑप्शन बी। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार यदि साझेदारी संलेभ में लाभ और हानि का कोई प्रावधान न होने की स्थिति में साझेदारों द्वारा लाभ और हानि साझेदारों में बराबर बराबर भागों में बांटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण हैं। प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी के उदाहरण है। तो यहाँ पे व्याख्या आप देख सकते हैं, निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52 कर लेते हैं, फिलडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक ILO के लक्ष्यों और उद्देश्यों का भाग नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गरीबी के खिलाफ जंग के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर इससे निरंतर उत्साह से लड़ा जाए, जो कि पूरी तरह से सरकार का दायित्व है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ILO के 26वें सम्मेलन 1944 में इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को घोषित किया गया था, जो कि है इस प्रकार, श्रमिक एक वस्तु नहीं है। इसका मैंने इससे पहले ही वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, आपने अभी तक नहीं देखा है उसको तो वहीं से ही क्वेश्चन बना है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता सतत विकास हेतु अनिवार्य, किसी भी स्थान पर गरीबी, हर एक स्थान पर संपन्नता के खतरा। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं, रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 कार्यमूलक प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद है। विकासवादी संघवाद। रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित 5 मूलक कार्य कौन कौन से हैं। व्यापार संघवाद है, क्रांतिकारी संघवाद है,
स्वार्थ चलित संघवाद है, अनुकूल संघवाद है और निर्भरता संघवाद है। विकासवादी संघवाद इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें किसी औद्योगिक विवाद में शामिल कामगारों एवं नियोक्ता के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है और उसकी मध्यस्थता के द्वारा वे परस्पर संतोषजनक सहमति पर पहुंचते हैं? सुलह। भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 सुलह मशीनरी की स्थापना की गई थी, सुलह पदाधिकारी की और सुलह बोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत सत्यापित किसी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वाचन से संबंधित प्रश्नों की विचारार्थ किसे भेजा जा सकता है? इसके बारे में मैंने इससे प्रीवियस वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के बारे में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा श्रम न्यायालय। औद्योगिक नियोजन 1946 के तहत किसी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नों को विचारार्थ हेतु श्रम न्यायालय भेजा जाता है। श्रम न्यायालय इस पर विचार करने के बाद आदेश पारित करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 56 कर लेते हैं। 56 के लिए निर्देश दिया गया है, गुण दिए गए हैं, 2 कथन है। कथन में आपको बतानी है कौन सा सही है। तो कथन है पहला, पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर लगने वाला बल क्रिया है, जबकि चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर लगने वाला बल प्रतिक्रिया है। कथन दूसरा है, प्रत्येक क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका जो कथन और दोनों कथन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी दोनों कथन अलग अलग सत्य है और कथन पहला जो है वो सही स्पष्टीकरण कथन दूसरे का है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोनों ही कथन सही है और कथन पहला जो है वो दूसरे का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक छोटा होता है और पृथ्वी के द्वारा बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा पर एक बल आरोपित होता है। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। ये भी कथन है। कथन पहला दे रहा है कि ये एक सामान्य अवलोकन है कि यदि हम एक गिलास हिमजल एक मेज पर कमरे के तापमान पर रख दें तो हिमजल कोषण हो जाएगा। कथन दूसरा कह रहा है कि ऊष्मा एक ऊर्जा है जो एक प्रणाली और उसके वातावरण के बीच प्रवाहित होती है क्योंकि उनके बीच तापमान का अंतर होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है और कथन ए और कथन दूसरा दोनों ही सही है और कथन पहला जो है कथन दूसरा जो है वो कथन पहले का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे भी राइट आंसर होगा। दोनों ही कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन पहला सही कथन स्पष्टीकरण है दूसरे का। ठीक है। पानी से भरे हुए गिलास पर यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं। पानी से भरे हुए गिलास का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है और कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऊष्मा में अंतर के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए दोनों ही सही है कथन। क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं। 58, मानक ताप और दाब यानी STP पर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा। लोहा प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है। मानक ताप और दाब पर लोहा प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है, जबकि पानी, नाइट्रोजन और सोडियम क्लोराइड ये जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। पानी में उच्चतम विलेयता वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? अमोनिया। अमोनिया उच्चतम विलेयता वाली गैस है पानी में। प्रिस्टले 1771 में अमोनिया गैस की नौसादर को चूने के साथ गर्म करके प्राप्त की थी। किसने? प्रिस्टले ने 1771 में। अमोनिया का औद्योगिक रूप से उपयोग बर्फ बनाने के कारखाने और प्रवर्गक के रूप में किया जाता है। अमोनिया पानी में उच्च विलेयता वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं। विरंजक चूर्ण में क्या होता है? विरंजक चूर्ण में क्लोरीन होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हाइपोक्लोरेट होता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। इसके निर्माण में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। पीने योग्य जल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 61, चिकनगुनिया का कारणात्मक कारक क्या है? चिकनगुनिया का कारणात्मक कारण है विषाणु, वायरस। चिकनगुनिया वायरस के कारण होती है। चिकनगुनिया बुखार के खिलाफ कोई भी प्रभावी टीका नहीं है। ये एक मच्छर जनित बीमारी है। ये वायरस संक्रमित मादा एडीज मच्छरों के लिए काटने के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। तो क्या है? वायरस वाली बीमारी है चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 62, बायोरेमेडिएशन एक तकनीक है। इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जा रहा है? भारी धातु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। बायोरेमेडिएशन तकनीक का बड़े पैमाने पर प्रयोग भारी धातु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। भारी धातु प्रदूषकों में ARCD, CrCO, निकेल, Pb और Hg है, मरकरी है। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्मारकों की सुंदरता कुछ सक्रिय जीवों की वृद्धि के कारण बहुत ही प्रभावी हो रही है। ये सक्रिय जीव निम्नलिखित में से किस समूह से संबंध रखते हैं?
शैक से, लाइकेन से संबंध रखते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्मारकों की सुंदरता कुछ सक्रिय जीवों की वृद्धि के कारण प्रभावित हो रही है। इन्हीं सक्रिय जीवों को लाइकेन कहते हैं, जो एक मिश्रित जीव होते हैं, जो एक पारस्परिक संबंध में कई कवक प्रजातियों के तंतुओं के बीच रहने वाले शैवाल से उत्पन्न होता है। संयुक्त लाइकेन में इसके घटक जीवों से अलग गुण होते हैं। लाइकेन कई रंगों, आधारों और रूपों में आते हैं, जिससे कई स्मारक बेहद खूबसूरत दिखने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एक जंतु के साथ साथ एक पादप भी विशेषताएं हैं? युगलीना में। युगलीना ही एक ऐसा है जिसमें कि एक जंतु के साथ साथ पादप की भी विशेषताएं होती हैं। युगलीना एक प्रोटिस्ट जीव है, जिन्हें यूकैरियोटिक, डिमेन और जीन्स युगलीना में वर्गीकृत किया गया है। इन एकल कोशिका यूकैरियोटिक्स में पौधों और जंतु दोनों की कोशिका की विशेषताएं होती हैं। आमतौर पर युगलीना छोटे तालाबों, खाई, नदी, बैंक वाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। भंडारित खाद्यान्नों को कीटों से बचा करके रखने के लिए किसान जो है वो प्रायः उनके साथ क्या मिला देते हैं? भंडारित खाद्यान्नों को कीटों से बचा करके रखने के लिए किसान उसके साथ क्या मिलाते हैं? किसान नीम के पत्ते मिलाते हैं। भंडारित खाद्यान्नों को कीटों से बचाने के लिए किसान नीम के पत्ते मिला देते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण जिम्मेवार था? तो ये कारण जो है ये तीनों ही जिम्मेवार था। आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में ये एक विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी। यूरोपीय उद्यमियों के संबंधन बैंकों और एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों को स्वजन, परिवार व जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। और तीसरा कारण जो जिम्मेवार था वो था जब बागानों का अंतरण व्यक्तिगत पूंजीगत के स्वामित्व में किया गया, तब देशीय निवेशकों की जानबूझकर उपेक्षा की गई। तो ऑप्शन डी यानी पहला, दूसरा और तीनों ही कार्य जो है वो जिम्मेवार थे। तो यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं जो ये दिया है, इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 67 को कर लेते हैं। किस समाज सुधारक की आत्मकथा जिसका शीर्षक लुकिंग बैंक है 1890 के दशक में पूना में महिलाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना करने के उसके अनुभवों के बारे में बताती है? तो वो समाज सुधारक हैं धोंडो केशव कर्वे। ऑप्शन ए धोंडो केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे की आत्मकथा है जिसका शीर्षक लुकिंग बैंक है। ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। 1896 में इन्होंने पूना में विधवा आश्रमक और अनाथ बालिक आश्रम की स्थापना की। 1907 में इन्होंने महिला विद्यालय की स्थापना की थी और वे एक समाज सुधारक के साथ एक शिक्षा शास्त्री भी थे। इन्होंने गांव में शिक्षा के प्रसार के लिए 50 से अधिक प्राइमरी विद्यालयों की भी स्थापना की है। आगे क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ASI के प्रथम महानिदेशक हैं अलेक्जेंडर कहिंगम। ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कहिंगम थे। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था और उन्हें फरवरी 1871 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृति प्रसिद्ध समाज सुधारक बेगम रुकैया का नहीं है? इसमें से कौन सी कृति जो है वो बेगम रुकैया का नहीं है? मदर इंडिया। मदर इंडिया बेगम रुकैया का नहीं है। बेगम रुकैया का जन्म हुआ था बंगाल में 9 दिसंबर 1880 को। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं पिपासा, मोतीचूर इनका निबंध है, पद्मारक, सुल्तानास ड्रीम, स्त्री जाति अभिनीति लेख है, स्त्री जाति अबोनीति लेख, अर्धांगी और गृह बेगम रुकैया के ये रचनाएं हैं। जबकि मदर इंडिया जो है, मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो की रचना है। मदर इंडिया किसकी पुस्तक है? कैथरीन मेयो की रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता मुगल इतिवृत्तियों की नहीं है? इनमें इतिवृत्तियों के लेखक की संक्षिप्त जीवनियाँ दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता मुगल इतिवृत्तियों की नहीं है? डी नहीं है, बाकी सारे हैं। यानी इनमें घटनाओं का एक सतत कालानुक्रमिक अभिलेख प्रस्तुत किया गया है। ये मुगलों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी के संग्रह थे। इनसे हम ये समझ पाते हैं कि साम्राज्यिक विचारधाराएं किस तरह से उत्पन्न और प्रसारित हुई थी। साम्राज्यिक विचारधारा, तो यहाँ पे ये व्याख्या दी हुई है, आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 71 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रवासी नागरिक यानी OCI के बारे में सही नहीं है?
ऑप्शन सी जो है ये OCI के बारे में सही नहीं है, यानी एक OCI सभी मामलों NRI के बराबर होता है सभी मामलों में, तो ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। बाकी आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, एक OCI किसी भी देश का नागरिक होता है, एक OCI के पास में भारत आने के लिए एकाधिक प्रवेश दीर्घकालिक वीज़ा होता है, और एक OCI सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं है। बाकी सारे सही हैं, लेकिन OCI के बारे में ये ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि प्रवासी भारतीय नागरिक किसी भी दूसरे देश का नागरिक होता है, और इसलिए क्वेश्चन सी जो है ऑप्शन वो असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आधार वित्तीय और अन्य उपदानों लाभों तथा सेवाओं एवं लक्षित विवरण अधिनियम 2016 की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आधार वित्तीय और अन्य उपदानों लाभों तथा सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 72 का ऑप्शन ए। केवल भारत के नागरिक ही इस अधिनियम के तहत नामांकन के हकदार होते हैं। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वित्तीय और अन्य उपदानों लाभों तथा सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 में नामांकन के लिए जनांकिकीय और जीवमितीय दोनों सूचनाएं देनी पड़ती है, जबकि केवल भारत के नागरिक ही इस अधिनियम के तहत नामांकन के हकदार हैं, ये शामिल नहीं है। तो इसलिए ए जो है वो गलत है, जबकि नामांकन एवं प्रमाणीकरण व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करना विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं। बलात् श्रम अथवा बेगार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का अतिक्रमण है? बलात् श्रम अथवा बेगार भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में अतिक्रमण है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये व्याख्या उसकी दी हुई है। बलाश्रम और बेगार का निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित है। इन कृत्यों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1946 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 आदि बनाए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 2017 में आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें से आपको बतानी है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। बाकी जो सही है उसको मैं बता देती हूँ। भारतीय संविधान सभा के संबंध में, संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया था जो प्रांतीय विधान सभा के सदस्य के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, और प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी अपनी अपनी आबादी के अनुपात में बांटी गई थी। ठीक है, तो ये व्याख्या आप देख सकते हैं पॉज करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि संविधानिक निकाय है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये व्याख्या आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है। इसका गठन भारतीय संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में निम्न उद्देश्यों के लिए की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना है, सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा और शिकायतों की सुधार की सुविधा प्रदान करना है, और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिमय तथ्यों पर सरकार को सलाह देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकाधिकार स्पर्धा की नहीं है? कौन सी एक विशेषता एकाधिकार स्पर्धा की नहीं है? ऑप्शन सी, बाजार में उत्पाद समजातीय होता है। एकाधिकार स्पर्धा का अर्थ होता है बाजार में उत्पाद समजातीय होते हैं। बाजार में विशेषता एकाधिकार स्पर्धा का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 77, आर्थिक लागत की तुलना में सामाजिक लागत अधिक होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दर्शकों यानी बाईस्टैंडर्स द्वारा वहन की गई लागत धनात्मक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं। कोयले पर
100 प्रति टन का उपकर निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? कार्बन कर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए कार्बन कर इसका राइट आंसर है। कोयले पर 100 रुपये प्रति टन का उपकार कार्बन कर के रूप में लाया जाता है। कार्बन कर का उपयोग पर्यावरण को होने वाली क्षतिपूर्ति के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, कार्बन कर भारत में कार्बन कर का उपयोग जो है वो पर्यावरण में होने वाली क्षतिपूर्ति के रूप में लगाया जाता है। भारत में 400 रुपये प्रति टन कर आयातित और उत्पादित कोयले पर लगाया जाता है, जिसे हटाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा दिसंबर 2019 के प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं। मूल कोर मुद्रास्फीति सकल यानी हेडलाइन मुद्रास्फीति से भिन्न है क्योंकि मूल मुद्रास्फीति कीमत सूचकांक में अस्थिर स्वरूप की वस्तुओं की उपेक्षा कर देती है। ऑप्शन ए मूल यानी कोर मुद्रास्फीति का संबंध स्थिर स्वरूप की वस्तुओं से है, जबकि सकल यानी हेडलाइन मुद्रास्फीति का संबंध अस्थिर वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ आदि के साथ क्रय सेक्टर भी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक का लेखक है? ए के सेन जो है ये चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं। ऐसे संघ को क्या कहा जाता है जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगार और शिल्पकारी में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है? इसको बोलते हैं सामान्य संघ। ऐसे संघ की सदस्यता बहुत से उद्योगों, रोजगार और शिल्पकारी के में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है, उन्हें सामान्य संघ कहते हैं। सामान्य संघ किसी क्षेत्र की संपूर्ण कामगार जनसंख्या के हितों की रक्षा करने का कार्य करती है। सामान्य संघों के बनने की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है 2017 में आए हुए थे। इसको लाइक करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 82, औद्योगिक संबंधों का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल आर्थिक यानी मजदूरी और लाभ दोनों में ही और साथ ही साथ राजनीतिक नियंत्रण शक्ति के लिए प्रयास करते हैं और उनके पास अवसर होता है? बहुवादी परिप्रेक्ष्य, बहुवादी परिप्रेक्ष्य। इसके बाद 83 कर लेते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का उपबंध किसके अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है भारत के संविधान का अनुच्छेद 43A के अंतर्गत। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का उपबंध भारत के संविधान का अनुच्छेद 43A के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं। ये भारत संविधान के भाग चौथे जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भारत का संविधान का भाग चौथा, उसके अनुच्छेद 43A में उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजदूर संघ सुरक्षा मापदंड नहीं है? संघ मुक्त प्रतिष्ठान प्रणाली। संघ मुक्त प्रतिष्ठान प्रणाली मजदूर संघ सुरक्षा मापदंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, केंद्रीय स्तर पर कार्य करने वाला सांविधिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम। कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है यानी ESIC केंद्रीय स्तर पर काम करने वाला सांविधिक तंत्र है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 के एक अधिनियम के द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत की गई थी। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ाई हुई है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। EPFO एग्ज़ाम 2021 करके प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 86, श्रमिक की नागरिक संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित होती है? तो ये वर्णित होती है, श्रमिक को ये अधिकार है कि जिन निबंधों और शर्तों के अंतर्गत उसे काम करना है उनके संबंध में उससे परामर्श किया जाए। ठीक है, जब श्रमिक को ये अधिकार हो कि जिन निबंधनों एवं शर्तों के अंतर्गत उसे काम करना है उनके संबंध में उनसे परामर्श किया जाए, तब इसे श्रमिक की नागरिक संकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किससे नियुक्त किया जा सकता है?
बोर्ड के निर्दलीय सदस्यों में से कोई एक को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आने वाला बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? राज्य सूची में आने वाला बिंदु है अपंगों और अनियोजियों की सहायता। अपंगों और अनियोजियों की सहायता भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आने वाला बिंदु है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं। ये पूर्वधारणा कि मनुष्य स्वार्थी और स्व केंद्रित है और यहाँ तक कि वो दूसरों की कीमत भी हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है, श्रमिक कल्याण के किस सिद्धांत की व्याख्या करती है? तो ये पुलिस सिद्धांत की व्याख्या करती है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं। डॉक्टर आइक्रोट का सूत्र किसके निर्धारण से संबंध रखता है? न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से संबंध रखता है। न्यूनतम मजदूरी मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं उसको। डॉक्टर आइक्रोट का सूत्र जो है न्यूनतम मजदूरी के निर्माण से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं। समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक राज्य के संसाधनों एवं संगठनों के अनुसार तथा राष्ट्रीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास और अपनी मान मर्यादा के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का वो हकदार है। सामाजिक सुरक्षा के महत्व को बल देने वाला ये कथन निम्नलिखित में से किसमें अभिव्यक्त किया गया है? ये कथन अभिव्यक्त किया गया है मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 कर लेते हैं। गैर नगदी लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ भारत में पहली बार किसके अंतर्गत प्रदान किया गया? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं। विलियम वेब्रिज द्वारा दी गई उनकी व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत अभिज्ञान किए गए आकस्मिक व्ययों का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? ये ऑप्शन ए है, अभाव, रोग, अनभिज्ञता, गंदगी और निष्क्रियता। ठीक है, विलियम वेब्रिज द्वारा दी गई जो उनकी व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत अभिज्ञान किए गए हैं उसमें आकस्मिक व्ययों का सही समूह है अभाव, रोग, अनभिज्ञता, गंदगी और निष्क्रियता। सोशल सिक्योरिटी के बारे में मैंने अभी प्रीवियस वीडियो ही डाला है और सोशल सिक्योरिटी के लिए जो जो योजनाएं आई हुई हैं उसको भी मैंने डाला है, वो आपको सारे प्लेलिस्ट में अगर आप ईपीएफओ एग्ज़ाम स्पेशल करके देखेंगे 2021 तो आपको मिल जाएगा। उसको आप देखिए, आपको क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 94 कर लेते हैं। अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन सही नहीं है? अभी कल ही मैंने अटल पेंशन योजना के बारे में पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के उसको देख लीजिए। ये है ये 40 वर्ष से अधिक आयु के भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। अटल पेंशन योजना के संबंध में ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है कि 40 वर्ष के अधिक आयु के भारत के सभी लोग जो है सभी नागरिकों पर ये लागू होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं। दुर्घटना और अशक्तता हेतु रुपए 2 लाख तक के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक बीमा किस्त की राशि निम्नलिखित में से कौन सी है? 12 रुपये है, ऑप्शन डी। अभी कल इसके बारे में भी मैंने योजना सारी मैंने पढ़ाई हुई है, ये सारे सोशल सिक्योरिटी के लिए बनाई गई जो सारी योजना है स्कीम है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें जो है डाला हुआ है, आप उसको जाकर के ज़रूर से देख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं। The evolution of provincial finance in British India, a study in the provincial decentralization of imperial finance के लेखक कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। इनकी अन्य पुस्तकें आप ये देख सकते हैं नीचे व्याख्या में दिया हुआ है। इनकी अन्य पुस्तकें भारत का राष्ट्रीय अंश 1961 में आया था, मूल नायक साप्ताहिक 1920 में, जनता साप्ताहिक है ये 1930 में, भगवान बुद्ध और उनका धर्म 1957 में। क्वेश्चन नंबर 97 कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में कौन सा एक सही है? वो फारस की खाड़ी और सीस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था, ये इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन
भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। वो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। वो फ्रांस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की ने इस क्षेत्र अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अभियान प्रारंभ कर दिए, लेकिन कर्जन ने शीघ्र ही इन अभियानों को निष्फल कर दिया और 1933 तक इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। 1903 तक। ब्रिटिश इंडिया कॉल के असम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन सी, 1874 में इसे बंगाल से अलग किया गया और सिलहट को इसके साथ मिलाकर के मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया था। ठीक है। 1874 में असम को बंगाल की अलग कर दिया गया था। असम को बंगाल से अलग कर दिया गया और 6 फरवरी 1874 को असम को सिलहट में मिला करके एक नया प्रांत बनाया गया। इसके बाद हम 99 क्वेश्चन कर लेते हैं। 1930 के दशक में केरल में स्थापित कृषक संघों को क्या कहा जाता था? कृषक को कहा जाता था कर्षक संगम। कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं साम्यवादियों के प्रयास से 1930 के दशक में स्थापित कृषक संघों को कृषक संगम के नाम से जाना जाता है। कृषक संगम की सभाओं में सामंती उगाहियों, नवीकरणीय शुल्कों आदि को समाप्त तथा मालावार काश्तकारी कानून में संशोधन करने के लिए महत्वपूर्ण सशव अभियान चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं। इसके बाद 20 क्वेश्चन और करेंगे। पूरे टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, आपके सारे सिलेबस से। तो 100 क्वेश्चन है। 9 मई के दिन को कांग्रेस ने इथियोपिया दिवस क्यों घोषित किया? 9 मई के दिन को कांग्रेस ने इथियोपिया दिवस क्यों घोषित किया? क्योंकि 1936 के आरंभ में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया था और उनके विरोध को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष माना गया था। इसीलिए जो है 9 मई के दिन को कांग्रेस ने इथियोपिया दिवस घोषित किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 कर लेते हैं। भारत स्त्री महामंडल, जिसकी पहली बार 1910 में इलाहाबाद में बैठक हुई थी, उसकी स्थापना किसने की? भारत स्त्री मंडल की स्थापना की थी सरला देवी चौधरानी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं, इस व्याख्या को आप पॉज करके पढ़ लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता असहयोग आंदोलन की नहीं है? तो ये जो विशेषता है, इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ने भाग लिया था। ये जो है, ये विशेषता इस सही नहीं है। बाकी सारे विशेषताएं जो हैं वो सही हैं। आर्थिक बहिष्कार तीव्र व सफल था। अनियमित भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधता इसकी मुख्य विशेषता थी। और असहयोग आंदोलन के साथ साथ अन्य गांधीवादी सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे मध्य विरोधी अभियान को भी कुछ सफलता मिली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 कर लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा सन 1928 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था पख्तून। खान अब्दुल्ला खान द्वारा पश्तो भाषाओं में 1928 में एक मासिक पत्रिका पख्तून का प्रकाशन आरंभ हुआ था। वे इस पत्रिका द्वारा पठानों में राजनीति और सामाजिक विषयों की चर्चा करके उनमें चेतना पैदा करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 कर लेते हैं। 1880 के दशक के आरंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? पंडित रामाबाई के द्वारा की गई थी। पंडित रामाबाई के द्वारा 1880 के दशक में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। वो एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्वेश्चन नंबर 105 कर लेते हैं। इनमें से किन्हें ऐसा पहला भारतीय माना जाता है जिन्हें एक पत्रकार के रूप में अपना कार्य करते हुए जेल जाना पड़ा था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को ऐसा भारतीय पत्रकार माना जाता है जिनको कि एक पत्रकार के रूप में अपने काम करते हुए जेल जाना पड़ा था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 106 कर लेते हैं। निम्नलिखित निकायों में से किस एक ने नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की है, जिसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया है?
AICTE को। AICET नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी है, जिसको कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया है। नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी इस टाइम पे थे, उन्होंने ही लॉन्च किया था। इसके माध्यम से तकनीकी आधारित स्टार्टअप को देख करके रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 कर लेते हैं। भारत में उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी PPI 2014 में तैयार करने के लिए क्रिया पद्धति निर्धारित करने वाले कार्यदल का अध्यक्ष इनमें से कौन था? BN गोलदार थे। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस स्कीम का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों का सर्वतोमुखी विकास करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है? कौन सा है? RGSEAG 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिए सर्वतोमुखी विकास के लिए 2010 में राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एड्रोसेट गर्ल स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एड्रोसेट गर्ल। इसका उद्देश्य किशोरियों को सर्वोन्मुखी विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 कर लेते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? ग्राम सभा को दी गई है। ऑप्शन ए ग्राम सभा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश WTO का सदस्य नहीं है? ईरान। ईरान जो है वो WTO का सदस्य नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य ईरान नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 कर लेते हैं। एक स्टैंड अप उद्यम कहाँ स्थापित किया जा सकता है? स्टैंड अप उद्यम जो है वो विनिर्माण क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है, सेवा क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 कर लेते हैं। वर्ष 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था? इसमें से प्रदान किया गया था जीतू राय को भी दिया गया है, दीपा कर्माकर को मिला है, PV सिंधु को मिला है और साक्षी मलिक। इन चारों को ही मिला है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था जीतू राय, दीपा कर्माकर, PV सिंधु और साक्षी मलिक को। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 113 पे। इसरो ने अगस्त 2016 में पराध्वनिक दहन रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। स्क्रैमजेट इंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्क्रैमजेट के संबंध में तो इसमें से आपका इसे अवध्वनिक यानी सबसोनिक और पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक दोनों दहन तंत्र पद्धतियों में कुशलतापूर्वक प्रचालित किया जा सकता है। केवल पहला जो है वो सही होगा। इसरो ने 28 अगस्त 2016 को स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया, जिसके साथ ही भारत नासा, रूस और यूरोपियन यूनियन की श्रेणी में आ गया। तो ये विशेषताएं हैं स्क्रैमजेट के बारे में, आप पॉज करके इन विशेषताओं को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। स्टार्टअप हब को कहाँ पे स्थापित करने के संबंध में सहमति हुई है? तो इसे IIT, NIT एवं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों पर स्थापित करने के संबंध में सहमति दी गई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं उद्योग मंत्रालय ने DIPG प्रभाग द्वारा स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम प्रत्येक बैंक शाखा के द्वारा 10 रुपये से 100 लाख तक का 10 लाख से 100 लाख रुपए तक का ऋण निम्नलिखित में से किसको दिए जाने पर विचार करता है? ये कम से कम एक SC ST ऋणी हो और कम से कम एक महिला ऋणी, इन दोनों को ही 10 लाख रुपए से 100 लाख तक का ऋण दिए जाने का विचार करता है स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम। तो यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्वर्ण के मामले में उस लेखाकरण अवधि में राजस्व को मान्यता दी जाती है जिसमें कि
स्वर्ण का खनन कर लिया जाता है। स्वर्ण के मामले में उस लेखाकरण अवधि में राजस्व को मान्यता दी जाती है जिसमें कि स्वर्ण का खनन कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजस्व के साथ खर्च को किसके आधार पर सुमेलित किया जाता है? मूल लागत के साथ में। क्वेश्चन नंबर 118, प्रारंभिक खर्च किसका उदाहरण है? अस्थगित राजस्व व्यय का। प्रारंभिक खर्च अस्थगित राजस्व व्यय का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 119, स्थायी परिसंपत्तियों का मूल ह्रास किसका उदाहरण है? राजस्व व्यय का, राजस्व खर्च का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 120, लेखाकरण के संदर्भ में पद IFRS किसका प्रतीक है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स का प्रतीक है। लेखाकरण के संदर्भ में IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स का प्रतीक है। तो ये है 120 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर परीक्षा 2017 में। तो ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिए। इसका PDF के तरीके से आप फिर से देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो के बाद आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। और ये वीडियो यूज़फुल है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।